हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ से हम समझते क्या है। इस वीडियो में हम समझने क्या वाले हैं। देखिए, हिंदू लॉ का कहीं ना कहीं एट कुछ ना कुछ पॉइंट रहा होगा जब उसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ। तो उसके ओरिजिन से लेकर आज प्रेजेंट में हम किस चीज़ को जैसे कि अब प्रेजेंट में हमारे लेजिस्लेशन है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। तो ये जर्नी कैसे आई, कैसे लेजिस्लेशन इनैक्ट हुआ, कोडिफाई हुआ लॉ, उसकी एक तरीके की ये स्टोरी है। तो एंशिएंट सोर्सेज एंड मॉडर्न सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम एंशिएंट सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जो कि श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज और कस्टम है। सबसे पहले श्रुति, या फिर जिसको श्रुति भी बोलते हैं। देखिए, श्रुति या फिर श्रुति का क्या मतलब है। हिंदू लॉ को जो है एक डिवाइन लॉ माना जाता है। डिवाइन लॉ मतलब कि जो लॉ गॉड से आया हो। माना जाता है कि जो हिंदू सेजेस थे, जो कि ऋषि थे, उन्होंने इतनी स्पिरिचुअल हाइट गेन कर ली थी, उनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई थी कि वो एक टाइम पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते थे गॉड से, भगवान से डायरेक्ट बातचीत कर सकते थे। तो जब वो मेडिटेट करते थे, उन्होंने, जो ऋषिज थे, उन्होंने गॉड से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि मैं क्यों, कौन हूँ, या फिर मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। गॉड ने उसका आंसर करा। ऋषिज ने आसपास जो चल रहा था, कहीं वाद विवाद चल रहा है, कुछ मैरिज से रिलेटेड बात है, या जो आसपास चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड पूछा। ऋषिज ने पूछा कि, ऐसे जिसने पूछा कि मेरी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, तो उसका भगवान ने आंसर दिया कि ऐसे होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो श्रुति में आता है। श्रुति का मतलब होता है व्हाट वाज हर्ड, जो सुना गया, जो भगवान से सुना गया डायरेक्टली। श्रुति आर बिलीव टू कंटेन दी वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड। सुप्रीम ने जो बोला, जो कि मेडिटेशन करते हुए ऋषिज ने सुना, एंड ये टीचिंग ट्रांसमिट हुई जनरेशन टू जनरेशन। एंड एट द एंड वेद व्यास ने 4 वेद बनाए, जिसमें ये सब कुछ उन्होंने कंपाइल करके लिखा, जो कि थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों में क्या क्या चीज़ें थी। ऋग्वेद में हिम्स थी, हिम्स मतलब कि जो मंत्र थे, जैसे कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से मिला है हमको। यजुर्वेद में प्रेयर्स के बारे में था। सामवेद में म्यूज़िक और डांस के बारे में था। और अर्थवेद में डेली रिचुअल्स की, या फिर प्रोसीजर क्या होगा लाइफ का, वो अर्थवेद बताता था। तो श्रुति जो है वो हिंदू लोगों का सोर्स कैसे हुआ। ऋषिज ने बहुत सारी चीज़ें पूछी। ऋषिज ने कम्युनिकेशन करते हुए सपोज करो हज़ारों चीज़ें पूछी, उसमें से कुछ पार्ट हिंदू लोग का भी है। गॉड ने कुछ ऐसे भी आंसर किए होंगे जो कि हिंदू लोग का पार्ट बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्मृति। स्मृति का क्या मतलब होता है, व्हाट हैज़ बीन रिमेंबर्ड। देखिए, श्रुति का मतलब व्हाट हैज़ बीन हर्ड, क्या सुना गया। अब उसके बाद जो चीज़ें याद रही वो है स्मृति। स्मृति जो बेस है वो ऋषिज की या फिर सेजेस की मेमोरी पर बेस है। जो चीज़ें सुनी गई उसके बाद वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ी। सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज आए होंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल के ऋषिज ने उनको लिखा, तो वो स्मृति बन गई। जो सुना गया उसके बाद जो याद रहा और फिर वो लिखा, उस सरकमस्टांस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आया होगा, उसमें ओपिनियन आया होगा, जो ऑथर है स्मृति का उसका ओपिनियन आया होगा, तब ये बोलते हैं कि जो याद रहा वो स्मृति है। स्मृति को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास। अब ये दोनों स्मृति क्या हैं। देखिए, धर्म सूत्रास जो हैं वो प्रोसेस में लिखे गए थे। प्रोसेस मतलब कि मैगजीन्स में। जो एंड धर्म सूत्रास में गवर्नमेंट से रिलेटेड, कास्ट, रिलेशनशिप, पीपल, लोगों से रिलेटेड, इकोनॉमिक, डाइट, रिलीजियस अफेयर्स कैसे होंगे, इस चीज़ से रिलेटेड धर्म सूत्रास में गाइडेंस दी गई थी। एंड ये कुछ ऑथर्स हैं, या फिर कुछ मेन जो है धर्म सूत्रास हैं, गौतम, हरिता, विष्णु या फिर वशिष्ठ। जो धर्म शास्त्रास हैं वो मेटिकल वर्सेस में लिखे गए, मतलब कि पोइट्री या फिर श्लोक में लिखे गए। एंड वो दे आर लेटर इन एज देन दी धर्म सूत्रास। ये धर्म सूत्रास के बाद लिखे गए थे। इनके धर्मशास्त्र के 3 पार्ट हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। नाम से पता चल रहा है, आचार मतलब कि आचरण, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। व्यवहार जो कि डील करता था सिविल लॉ से। प्रायश्चित नाम से पता चल रहा है, जो कि पीनल लॉ से डील करता था। मेन जो धर्मशास्त्र हैं वो है मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य। नेक्स्ट है यहाँ पर डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। देखिए,
क्या था कि एक समृद्धि दूसरी समृद्धि से बहुत जगह पर बहुत पॉइंट्स पर अलग थी, तो अगर अलग होगी तो कन्फ्लिक्ट तो आएगा, क्योंकि एक समृद्धि एक पॉइंट को लेकर कुछ कह रही है एंड दूसरी समृद्धि उसी पॉइंट को लेकर कुछ अपोजिट कह रही है, तो कन्फ्लिक्ट हो गया। तो क्या नीड अराइज हुई? सिस्टमाइजेशन की। तो ये नीड सेटिस्फाई की कमेंटेटर्स ने, डाइजेस्ट राइटर्स ने। कमेंटेटर्स, डाइजेस्ट राइटर्स का मतलब कोई समृद्धि है, कोई एक पर्टिकुलर समृद्धि है, उस पर कमेंट्री करना, एक श्लोक लिखा हुआ है उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन देना, वो है डाइजेस्ट और कमेंट्री। इसका पीरियड जो है वो 700 BC से 700 AD है। और मनु समृद्धि और यजनावाल्क्य को सबसे ज़्यादा कमेंटेटर्स, मतलब मनु समृद्धि और यजनावाल्क्य समृद्धि के सबसे ज़्यादा कमेंटेटर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कस्टम। कस्टम भी एक सोर्स है हिंदू लोगों का। कैसे? कस्टम होता क्या है? एक पर्टिकुलर कंडक्ट कि कैसे उस कम्युनिटी में, उस लोकल जगह पर, उस फैमिली में कैसे एक पर्टिकुलर कंडक्ट एक पर्टिकुलर थिंग को लेकर हो रही है, वो कस्टम होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सती सिस्टम में एक तरीके का कस्टम था, या अलग अलग कास्ट में। अब हिंदू रिलीजन में बहुत सारी कास्ट है, सब में अलग अलग तरीके की मैरिजेस परफॉर्म होती है, तो किस तरीके से वो मैरिजेस परफॉर्म होती है, तो उनका अलग कस्टम है। और जैसे कि वुमन की एंट्री प्रोहिबिट थी, उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता था सबरीमाला टेम्पल में। और सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट आया 2018 में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन को एंटर करने देना चाहिए, उनकी एंट्री पर प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। अब जो ये सबरीमाला टेम्पल का जो केस है, अगर इसकी मैं जजमेंट पढ़ना चाहूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली 100 पेज के राउंड की होगी। इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए, जजमेंट रीडिंग का जो प्रोसेस है उसको ईजी बनाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है lawfy.io। लेट मी शो यू हाउ टू यूज़ इट। सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे टाइप करोगे लॉफाई। यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमको प्रोडक्ट से लॉफाई प्रीमियम पे जाना है। तो यहाँ पर लॉफाई प्रीमियम ओपन हो गया। यहाँ से आपको नीचे जाना है, एंड नीचे जाके आपको जो भी केस का नाम सर्च करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी सबरीमाला टेम्पल केस के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं अभी लिखूंगा सबरीमाला टेम्पल केस। एंड एंड में, अब मैं यहाँ एंड में लिख दूंगा इन 5 पॉइंट्स, ताकि ये 5 पॉइंट्स में मेरे को सबरीमाला टेम्पल केस को एक्सप्लेन कर दे। इसके बाद मैं यहाँ इस एरो पे क्लिक करूँगा, कुछ सेकंड्स लेगा ये, एंड कुछ सेकंड बाद हमको काफ़ी प्रिसाइज लैंग्वेज में 5 पॉइंट्स में सबरीमाला टेम्पल केस के बारे में बता देगा। तो इस वेबसाइट ने मुझे 5 पॉइंट्स में ही एक्सप्लेन कर दिया कि सबरीमाला टेम्पल केस क्या था, कि यहाँ कस्टम चैलेंज हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उनकी एंट्री प्रोहिबिट थी टेम्पल में। फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया, जो डेट है वो भी मेंशन्ड है, एंड एंड में यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि डेवलपमेंट उसके बाद क्या हुआ है। इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद टेम्पल के अराउंड डिबेट और प्रोटेस्ट हुए हैं, तो ये भी उसने मुझे बता दिया। तो ये जो वेबसाइट है लॉफाई, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आप रिसर्च पर्पज़ में बहुत यूज़ कर सकते हो इसको। मूड कोर्ट्स में काफ़ी यूज़ होने वाली है, नोट्स मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करने वाली है वेबसाइट। एंड सबसे अच्छी बात, ये वेबसाइट फ्री है, सो ज़रूर चेकआउट करना इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। जब भी कन्फ्लिक्ट होगा कस्टम में या फिर समृद्धि में, तो कस्टम ओवरराइड करेगा। अब काइंड्स ऑफ कस्टम, किस तरीके के कस्टम होते हैं? लोकल, कास्ट और फैमिली कस्टम हो सकते हैं। एसेंशियल क्या है वैलिड कस्टम के? एंसेंट होना चाहिए, कोर्ट्स ने कहा है कि 100 साल या फिर उससे पुराना कस्टम होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए, रीजनेबल, कंटिन्यूस, पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक कस्टम था जहाँ पर वुमन को, जो कस्टम परमिट करता था वुमेन को कि वो अपने हस्बैंड को लीव छोड़ सकती है और उसकी बिना कंसेंट के वो शादी कर सकती है, ये कस्टम भी कोर्ट ने इनवैलिड हेल्ड किया था। और कस्टम जो है अपोज नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के। तो वो अगर ये सभी एसेंशियल पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करता है कस्टम, तो वो वैलिड कस्टम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे मॉडर्न सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे 3 सब हेड्स आते हैं, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। इनको भी हम देखते हैं। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, देखिए एंसेंट हिंदू लॉ में भी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बारे में हमको बताया जाता है। यजनावाल्क्य में बोला गया है कि जहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कन्फ्लिक्ट है लॉ में, तो मैटर डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्याय। न्याय मतलब कि इक्विटी जस्टिस के बेसिस पर जो है वो पर्टिकुलर केस डिसाइड होगा। देखो प्रेजेंट ट्रेंड क्या है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि
लॉ जो कि सोसाइटी है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो सभी सर्कमस्टांसेस के लिए लॉ बनाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कितना ही हम कोडिफाई कर ले लॉ को, कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ ही जाता है जहाँ पर लॉ में एम्बिग्यूटी होती है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसी वहाँ पर इंटरप्रिटेशन वो ऐसे देते हैं कि जो कि इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के फेवर में हो, जो कि आर्बिट्रेरी ना हो, जो कि अनरीजनेबल ना हो। एंड इंडिया में इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस ब्रिटिशर्स की वजह से आया, क्योंकि हाई कोर्ट के चार्टर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डायरेक्ट किया हुआ था कि जब अगर लॉ साइलेंट होगा तो लॉ साइलेंट होगा जहाँ पर, तो वो केस डिसाइड होगा इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के अकॉर्डिंग्स में। वैसे तो हमको पता है कि ब्रिटिशर्स कितनी जस्टिस करते थे, बट बहुत सारे केस लॉज ऐसे हैं जहाँ लॉ साइलेंट था और इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के बेसिस पर ही वो जो केस है वो डिसाइड हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या होता है? एक लीगल प्रिंसिपल, एक जो कि एक जुडिशियल डिसीजन में से एक लीगल प्रिंसिपल निकलता है, वो प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदू लॉ का सोर्स। जो प्रेसिडेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो अब केस लॉज में ही आ गए हैं। सभी जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं हिंदू लॉ के, वो केस लॉज में कहीं ना कहीं डिसाइड कर दिए गए हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर कोडिफाई लॉ नहीं है, तो पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल में वो सभी चीज़ें केस लॉज में डील कर दी गई हैं। अभी पिछले 70 साल में अगर कोई ऐसा भी पॉइंट उठा होगा जहाँ जिससे रिलेटेड लॉ नहीं है, तो उन कोर्ट्स ने उस केस में कस्टम को, स्मृतिज को रेफ़र किया होगा, कमेंट्रीज़ को रेफ़र किया होगा। जो आज केस डिसाइड हो रहा है उसको उस कस्टम को या फिर उस स्मृति को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो केस डिसाइड हो रहा है वो ऑनरेबल जज उस केस को ही रेफ़र कर सकते हैं प्रेजेंट में जो सर्कमस्टांस है वो डिसाइड करने के लिए, क्योंकि वैसा ही सर्कमस्टांस पिछले उस केस में डील हो चुका है। तो इसलिए प्रेसिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है एक सोर्स हिंदू लॉ का इसलिए भी है क्योंकि नए प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन और रूल्स निकल कर आए हैं, जो कि लीगल प्रिंसिपल्स निकल कर आए हैं, जो कि कोर्ट्स ने दिए हैं, मेनली सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। लास्ट यहाँ पर हमारा लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन इज मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। प्रेजेंट में जो 95 से 97% जो केसेस डील होते हैं वो लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग्स में ही होते हैं। एंड लेजिस्लेशन जो है कहाँ से बन के आया है, कहाँ से कैसे कोडिफाई हुआ है? जो कस्टम्स थे, जो स्मृतिज में लिखा हुआ था, इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस को देखते हुए, बेस बनाते हुए, और जो प्रेजेंट सर्कमस्टांस है वहाँ से सभी के सभी लॉज कोडिफाई किए गए। एंड हिंदू मैरिज एक्ट, माइनॉरिटी एक्ट, गार्डियनशिप एक्ट, सक्सेशन एक्ट और अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो लेकर आई। सो ये हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।